नेशनल इंडिया न्यूज पर नया आगाज। आप देख रहे हैं मंडल कमंडल की दूसरी जंग पार्ट 2, जनता की पुकार महेंद्र यादव के साथ, सिर्फ नेशनल इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, और आज ही के दिन 1902 में शाहू जी छत्रपति महाराज ने अपने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। आज के दिन को हम आरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस आरक्षण दिवस की बधाई देना चाहता हूं। अपने सभी जो प्रतिभागी हैं उनको भी आरक्षण दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं सामाजिक राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल हमारे हैं, एडवोकेट आर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये भी हमारे साथ हैं, और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार, ये भी हमारे साथ हैं। साथियों, जहां तक आरक्षण की बात है, इस समय जो है 26 जुलाई को आरक्षण की सबसे पहले देश में शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में आजादी के बाद से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया, और बाद में काफी संघर्ष के बाद में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। लेकिन उसके बाद भी व्यवहार में ये इसका असर नहीं होने दिया मनुवादी ताकतों ने, और जो कुछ भी जितना कुछ भी लाभ मिल रहा था उसको भी खत्म करने की कोशिश होने लगी। और अब सबसे बड़ा हमला किया जो उन्होंने क्रीमी लेयर की परिभाषा को परिवर्तित करके और उसमें परिवर्तित करने की कोशिश करके, और इसमें सैलरी की आय और खेती की आमदनी को जोड़ने की जो कोशिश की है, इसके खिलाफ में इस समय देश में काफी माहौल बन रहा है। तमाम सामाजिक न्याय के संगठन खड़े हो रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जहां तक जितना भी संभव हो रहा है, संगठन अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो मंडल 2 की लहर इस समय चल रही है, चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके साथ ही देखें तो जिस तरीके से जब मंडल आयोग लागू हुआ था, यानी मंडल पार्ट 1 अगर उसको कहें, तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए, उस समय की जो सरकार थी जिसने मंडल आयोग लगाया था उसको गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी, मंदिर की राजनीति शुरू की थी। इस समय देखें तो देश में सबसे बड़ा संकट हालांकि कोरोना का है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। यानी मंडल 2 के खिलाफ में कमंडल 2 की लड़ाई ये फिर से सामने रख रहे हैं, और फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को फिर से गुमराह करके धर्म की अफीम चटाई जाए, और इसकी आड़ में ये अपने हित साधते जाएं। इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मनीषा जी से। मनीषा जी, क्या लगता है ये मंडल 2 का जो माहौल दिख रहा है, इसके विरोध में ही ये राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। छत्रपति शाहू महाराज जो कि पितामह माने जाएंगे प्रतिनिधित्व के, खासकर मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में, और सबको बधाई देते हुए भी मुझे जो आपने जो सवाल किया हुआ है उसको लेकर मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यह आज का जो दिन है और आज का जिस समय है, उस वक्त हमको सामाजिक न्याय दिवस, कई लोग कह रहे हैं कि आज के दिवस को सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे की तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए, एक जश्न की तरह से मनाना चाहिए, लेकिन ये आकलन का भी दिन है और ये वह याद दिलाने का भी दिन है कि ये दशक जो चल रहा है, ये सामाजिक अन्याय का तीसरा दशक चल रहा है। ये ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए, और ये तमाम बहुजन समाज को समझना चाहिए, और इसकी दिशा में हमने सोचना चाहिए। इसके अलावा जो आज कोरोना की महामारी होते हुए आज ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 27 तक सीमित रखने के बावजूद सिर्फ सी ग्रेड जो नौकरियां है वहां पर भी
20% अभी तक वो लागू हो पाया है, और ए ग्रेड और बी ग्रेड की तो बात ही दूर है। उनके साथ जो ये अन्याय और साजिशें हुई है, उसका भी दिवस मनाने की जरूरत है या उसको याद करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास और पुनः मंदिर का मामला निकालकर भारतीय जन विद्रोह पार्टी बनेगी, भारतीय जन विद्रोह वो पैदा करने का काम कर रही है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर आर बाग भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बाग साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम संगठन हमारे साथी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो तबका है उसको तो इस सबसे कोई ज्यादा मतलब दिख नहीं रहा है। जो मास तबका है, जो आम तबका है, उसको तो अभी भी मंदिर ही चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी यही आकलन कर लिया है। तो क्या लगता है आपसे खास तौर पर ये सवाल इसलिए है कि आप समाज को जागरूक करने के कामों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, लोगों को की जो जमीनी सोच है उससे भी आप पढ़ रहे हैं, लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उससे भी आप परिचित हैं। तो इस समय स्थिति क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है वास्तव में? मंदिर चाहिए उनको या मंडल चाहिए? देखिए, बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को और तमाम श्रोताओं को, पूरे देश के पूरे दुनिया को, खास करके जो वंचित वर्ग हैं उनको सामाजिक न्याय दिवस कहिए या आरक्षण दिवस कहिए। आप उसके ऊपर जो सोच है, आप सोचिए कि जो राजनीति अभी डेमोक्रेसी के अपनी इंडियन डेमोक्रेसी में चल रहा है, 1902 में 26 जुलाई में जो परिस्थिति थी, जो सोच जो था महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का, उसी सोच को उन्होंने एग्जीक्यूट किया छत्रपति साहू जी महाराज ने। उसके बाद फिर उसी वक्त भी सातारा का एक ब्राह्मण छत्रपति साहू जी महाराज का पुरजोर विरोध किया था। 1917 में भी वही विधिमंडल में आरक्षण की बात आया तो बाल गंगाधर तिलक ने उसका विरोध किया था। तो आगे आप आएंगे 1927 में भी गांधी ने विरोध किया। जो काम कांग्रेस उस डेट में कर रहा था, आज उसके बाद फिर आजादी के बाद काका कलेकर कमिश्नर बाबा साहब आम्बेडकर जब रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन के बाद फिर जो फॉलोअप होता है, आगे आके फिर मंडल कमीशन, उसके पास सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में क्लीवर कंसेप्ट वो 9 जजेस बेंच का जजमेंट आना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। और इससे पहले भी एक सोच के ऊपर काम चल रहा है, तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है देश में, उसको आप समझिए। एक उस टाइम पे क्या हुआ, मोरारजी देसाई के सामने एक मजबूरी हो गई थी। अगर वो जो गुजरात का ब्राह्मण थे तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव उन लोगों को लैप्सेस हो सकता था, मगर अगर मंडल कमीशन का रिपोर्ट को अगर लागू नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो गेनिंग हो सकता था, पॉलिटिकल माइलेज को मिल सकता था, नहीं मिली। दूसरी बात है कि जो ब्राह्मण बाप है वो मेंटल वो माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है, आपका लेवल ऑफ आपका इंटेलेक्चुअल क्या कर रहे हैं आप लोगों के। 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज के डेट में, जो माननीय गणेश सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने लिखित सबको दिया, आप इसका विरोध करो। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंडल कमीशन आने के बाद, उसका मंडल केस आने के बाद, इंदिरा साहनी जजमेंट आने के बाद 93 में डीओपीटी का एक ऑर्डर निकलता है। वहां पे जो एग्रीकल्चरल इनकम है, श्रमिकों को एक्सक्लूड किया गया था। अभी जो हम आपका जो एंटायर टॉपिक है कि ये मंडल 2 में कहूंगा, आप अगर 1902 से आप स्टार्ट करिए, कहीं ना कहीं उसमें मंडल नहीं थे, लेकिन वही कंसेप्ट, वही चीज, वही समय काल परिस्थिति सब कुछ था। तो आज जब हम 2020 में हैं और इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जागरूक जो समाज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग लैप्सेस हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट कौन लोग हैं, आप उनको समझना पड़ेगा। 7 लोग अपने जान प्राण का आहुति देके मंडल कमीशन आंदोलन को सफल बनाए थे। 7 में से 4 लोग शेड्यूल कास्ट के थे, जो माननीय शरद यादव जी कहते हैं उसको सही तरीके से। आपका सवाल है कि क्या चाहिए, ये क्या चाहिए का सवाल समाज की जन जागृति के ऊपर निर्भर करता है।
वो लोग अधिकार चाहिए तो उसको संविधान के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल उसी के ऊपर जागृति नहीं हो रही है। जो हमारे सामाजिक संगठन है, बड़े बड़े संगठन है कि सामाजिक कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं इस चीज को, जैसे 2 अप्रैल में एक जनजागृति हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट वापस ले लिया। अगर ऐसा मंडल 2 के रूप में एक जनजागृति के रूप में आप देखेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा भूपेंद्र यादव जी की उस टाइम पे सरकार एक सवन प्रधानमंत्री होते हुए भी वीपी सिंह ने उसको, हालांकि उसने जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, उस कम्युनिटी को उसका मुखिया बनाया चरण सिंह जी को, कि कहीं ना कहीं आप इसको उनका इंटेंशन को समझ सकते, मगर कहीं ना कहीं देवीलाल जी को हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल किला से कह रहा है कि मैं दमखम के साथ इनको अधिकार दूंगा, हर लेवल पे दूंगा। उसको आप समझिए, आज के डेट में 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र दास मोदी भी है, मगर उन्होंने उसको छोड़ के बाकी सब लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर अपना यथास्थिति की और 15 लाख तक एनुअल इनकम को बढ़ाने की कोशिश किया गया। हालांकि गृह मंत्री जी इधर पीएमओ से कुछ खास तरीके से कोई फीड नहीं आया है। मैं उसके ऊपर और भी ब्रीफ करूंगा। ललित कुमार जी, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो भी सामाजिक न्याय का जिस तरह का भी माहौल है, जिस तरह की भी लड़ाई है, खासतौर पर ये उत्तर प्रदेश और बिहार में तो देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर भारत के जो और प्रदेश है, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ भी हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली, इस तरह का माहौल नहीं देखा जाता है। आपने मध्य प्रदेश में खासतौर पर बहुत प्रयास किया है, एक बड़ा संगठन भी खड़ा किया है, तमाम जागरूकता के प्रयास किए हैं। क्या लगता है क्यों उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है? हम अपने लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गैप है हमारे बीच में? हमारी बात उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए महेंद्र जी, जो ओबीसी समाज है वो वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का समाज है, और ये वो समाज है जिसको पुष्यमित्र शुंग के काल के बाद से लगा के 1813 तक एक शिक्षा से वंचित करके रखा गया। तो हमारे जो पूर्वज लगभग 2000 साल तक शिक्षा से वंचित रहे, संपत्ति से वंचित रहे, सत्ता से वंचित रहे, इतना मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया, शैक्षणिक रूप से इतना कमजोर कर दिया। ये समाज आज के समय में अपने जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक अधिकार है उनके बारे में जागृति खो बैठा है। अभी जो थोड़ी बहुत जागृति जो आना शुरू हुई है वो आधुनिक काल में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के प्रयासों से शुरू हुई, जिसको साहू जी महाराज जिनका जयंती है उसकी सब लोगों को बधाई देता हूं, और आपके चैनल के सभी लोगों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज के समय में जहां की पूरी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली मीडिया हो गई है, जो ना मंडल के बारे में कोई बात उठाती है, ना ओबीसी के, ना लोकतंत्र के बारे में, ना प्रतिनिधित्व के बारे में, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में मस्त है। ऐसी मीडिया जो मोदी करने में लगी है, ऐसे समय में आपके चैनल के द्वारा राजर्षि साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर क्रीमी लेयर के ऊपर जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारे ओबीसी के जो हक अधिकार, थोड़े बहुत हक अधिकार जो मिले हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस विषय को आपने उठाया, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग। और जहां तक जागृति का मामला है, ओबीसी में जागृति मानता हूं कि उतनी जागृति नहीं है जितनी हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों में है। इसका कारण 1932 से पूना पैक्ट के बाद से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों को जो हक अधिकार मिले हैं, जो उनका विकास हुआ है, जो वो नौकरी में गए हैं, जो नौकरी के कारण जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जो विदेश में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जो आरक्षण का या प्रतिनिधित्व का जो लाभ और जो सुख एससी समाज को मिला, एसटी समाज को मिला, उसके कारण पूरे देश में हमारे एससी एसटी के समाज के भाई जो है जागृत हो गए। और पिछले 5,000 साल का इतिहास अगर देखें तो हमारे एससी एसटी के जो भाई है वो सबसे ज्यादा शोषण और पीड़ित रहे हैं। सबसे ज्यादा मार उन्होंने फिजिकल जो टार्चमेंट किया है, फिजिकल जो उनको दिक्कतें हुई है, वो हमारे एससी के भाइयों को हुई है। तो इसलिए बहुत लंबे समय तक वो शोषण और पीड़ित के शिकार रहे, इसलिए वो जागृत हो गए। दूसरा, जैसे ही इस देश में जो अंग्रेजों के जाने के बाद जो है यहाँ पे भारत का संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई,
उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों को अधिकार मिला, इसलिए वो ज्यादा जागरूक हो गए। ओबीसी के लोगों को मनुवादी लोगों ने धर्म की चाशनी में अटका के रखा। जैसा कि आपने बनाया, अभी मंडल कमीशन जब आया तो कमंडल उठ गया, और कमंडल जब मंडल 2 का मामला आया तो अभी कमंडल 2 की तैयारी है। अभी वो उत्तर प्रदेश में वो मंदिर के उद्घाटन में सब लोग जा रहे हैं। तो पूरे जो 5000 साल से ओबीसी समाज को धर्म की चाशनी में उन लोगों ने डुबो के रखा, इसलिए वो धार्मिक रूप से ओबीसी का उपयोग करते रहते हैं। हिंदू मुसलमान के रूप में, भारत पाकिस्तान के रूप में ओबीसी का यूज करते रहते हैं। पर अभी आजकल के समय में हम और हमारे बहुत सारे लोग ओबीसी की जागृति में लगे हैं, और बहुत सारे लोग अब जागृत होके अपने हक अधिकारों के लिए बड़ी तेजी से संघर्ष कर रहे हैं। जी जी, आपने काफी विस्तार से और अच्छी तरह से जानकारी दी। एक थोड़ी सी तकनीकी शायद चूक इसमें हुई है। आज के दिन साहू जी ने आरक्षण लागू किया था। उनकी जो जन्म तिथि है वो 18 मई है, 18 मई 1682। सूर्य मंडल जी, जैसा बताया, जैसा मनीषा जी ने बताया, और बाग साहब ने बताया और ललित जी ने बताया, तो इस तरह से तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला है, एक तरफ है आरक्षण को पूरी तरीके से बेअसर करने का, और साथ में मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ जाने का, और इसको इतना भव्य रूप दे देना, इतना मतलब की योजना जो है कि फिर तो ये कामयाब हो जाएंगे अगर ऐसे यही स्थिति रही तो। था पूरे चैनल को और आप लोगों को। हाँ, आज साहू जी महाराज के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए अब सोशल मीडिया के समय में काफी हद तक, और खास तौर से मनीषा जी और अन्य सोशल एक्टिविस्ट इनके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। ओबीसी समाज को पता चल रहा है कि उनके आइकॉन्स कौन है, या पूरे के पूरे जो समाज न्याय समर्थन देने वाला एक तबका है जो आज इस पूरे दौर में, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दौर में, किस तरह से वो तमाम सामाजिक न्याय के मुहिम को नस्तानाबूद करने के विरुद्ध जो खड़ा है, उनको अपने पुराने इतिहास को, जो उनको नहीं बताया जाता है, वो धीरे धीरे पता चल रहा है। और इसके लिए मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं। और ये प्रश्न उठता है कि मंदिर निर्माण में जिस तरह से ये लगे हुए हैं, तो वो तो कामयाब हो जाएंगे, बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं एक सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ कि ये जो उस समय जो परिस्थिति 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ और रथ यात्रा निकले थे, उस समय जिस तरह से ओबीसी का इतना बड़ा तबका सड़कों पे था या दान दे रहे थे, महिलाएं अपनी जो आभूषण है वो दान दे रही थी, पता नहीं वो सब पैसे कहाँ चले गए राम मंदिर बनाने के लिए। बहुत दान मिला ये विश्व हिंदू परिषद को। बिल्कुल। और वो सारे पैसे का आंकलन करना और वो पैसे कहाँ गए उस पर भी एक बड़ा विचार हो सकता है, लेकिन वो सब को छोड़ के आज शिलान्यास कर रहे हैं। तो शिलान्यास के पहले उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया कि ओबीसी के क्रीमी लेयर के माध्यम से उसको पुनर्विचार करने के लिए उस पर उन्होंने एक तरह से आरक्षण को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि 80% लोग अब एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। जो लोग आज जो अभी मनीषा जी ने कहा कि क्लास 3 जो वर्ग है उसमें 20% भी नहीं है मैडम, उससे भी कम प्रतिनिधित्व है। जब से मंडल कमीशन जो थोड़ा बहुत लागू किया गया, उसमें तमाम तरह से इतने व्यवधान किए गए, और विश्वविद्यालय में तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, एक भी प्रोफेसर नहीं है जो आरक्षण से आए। एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हजारों की संख्या में प्रोफेसर हैं, सैकड़ों हैं, और असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर मिला के हजारों हैं। उसमें एक ओबीसी का है जो सीधे सीधे डायरेक्टली जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू आए। तो ये मोहन भागवत का वक्तव्य था, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बराबर कह रहे थे कि हम आरक्षण को ऐसा बना देंगे कि आपको मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वही परिस्थिति है, जो पीएसयूज बिक रहे हैं और पीएसयूज इस तरह से बेचे जा रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ ये राष्ट्रद्रोह की तरह है कि जो इतनी बड़ी संपत्ति राष्ट्र की है, इतने बड़े समय से संजोग के किसी
अलग अलग सरकारों ने, और तमाम भ्रष्टाचार वगैरह पहले भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जी जो सेटअप जो खड़ा हुआ बिल्कुल है वो बिल्कुल सब सही। खत्म किया जा रहा है, और संस्थाओं को विशेष रूप से महेंद्र जी टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ओबीसी के उन लोगों को देख रहे हैं जो कम से कम आज मंदिर के नाम पर नाच गा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इधर ओबीसी का गला काटेंगे और मंदिर का जैसे सपना होगा वही गला कटा हुआ लोग जय श्री राम करके नाचने लगेंगे। तो वो होने वाला नहीं है, उसमें कमी है। और जो स्थिति है वो स्थिति को प्रयास करना चाहिए। जो पॉलिटिकल सेटअप हमारे पास है वो लोग हमारी बात को नहीं रख रहे हैं आगे। तो जो मनीषा जी जैसे लोग या यहाँ लोग आपके साथ हैं या कई लोग जो अक्सर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बात करते हैं, उनका दायित्व बन जाता है कि ये सामाजिक न्याय के प्रश्न को राष्ट्र के सामने लाएं। और इस तरह जो प्रयास साहू जी महाराज ने 1902 में किए थे वो 2002 तक भी कामयाब नहीं हो पाया है। इस बात के लिए लोगों को बताया जाए, उन लोगों को अवेयर किया जाए। जी निश्चित तौर पर ये तो है कि जब जो 1992 का दौर था, जो जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली थी, तब से आज के दौर में ओबीसी के अंदर और तमाम तबकों के अंदर चेतना में बढ़ोतरी तो हुई है। अभी कितनी बढ़ोतरी हुई है इसका आकलन करना होगा, और इसी की एक्चुअली देखा जाए तो लिटमस टेस्ट की बात का है। एक बात और भी देखी जा रही है, मनीषा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय देश में देखिए कोरोना का मामला इतना बढ़ गया है, डेली 600, 700, 800 और पिछले 2-3 दिन पहले तो एक दिन 1100 की मौत हो रही थी। और ये पूरा मामला इतना भयानक जो हो जाना चाहिए था, सबसे बड़ी सुर्खियां इस बात पर होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। ये सारा मामला हर तरह से एकदम शांत पड़ा हुआ है। और सरकार का और भाजपा का ये हौसला देखिए कि ऐसे में ये, जबकि तमाम प्रदेशों में तो अभी भी सैटरडे संडे को लॉकडाउन लग रहा है, लोगों के आम आने जाने पर पाबंदी है, और ये पूरा काफिला लेकर मंदिर के भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। किस तरह से इनको ये हौसला कहाँ से इनका बढ़ पा रहा है इतना? बिल्कुल, और ये जो हौसला इनका बढ़ता है वो लगातार काफी सालों से बढ़ा हुआ है, और उसके लिए समाज और सामाजिक संगठन उसके लिए जिम्मेवार है। जितनी चेतना होनी थी उतनी नहीं हुई है, और इसी वजह से जो इसके समाधान के रास्ते हम लोगों को समझने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि हमको किसी भी तरह से हमारे लोगों को ये समझाना होगा कि एक माना गया है कि टोटल पावर करप्ट्स, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि टोटल पावर करप्ट्स की बात नहीं है। यहाँ पर एक 3% वर्ग को ऑलरेडी टोटल पावर है, उनके हाथ में टोटल पावर है, और फिर भी वह अपने अगले 50 और 100 साल की व्यवस्था करके रखना चाहते हैं। आज उनके पास 10% लोगों के पास में 60 से 70% कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने या न्यायालय के साजिशों के तरह से उन्होंने अपने लिए अधिकृत करके रखा हुआ है। तो एक तरह से इनको ये संपूर्ण कब्जा, पूरी तरह से कब्जा करके लोगों को गुलामी के स्तर में पहुंचाने का जो इनका विचारधारा, इनका धर्म है, यह सारा का सारा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। कोरोना की बीमारी में कितने सारे लोग मर रहे हैं, और मैं बोलती हूँ कि अगर वो कोई सरकार होगी जो वाकई में पूरी तरह से उदासीन होगी, वो उन लोगों के लिए वही ऐसा कृत्य और इतना बर्बरता वाला काम कर सकती है। वो क्योंकि सारा जिनका पैसा इनके इलेक्शन के लिए आता है, बीजेपी पार्टी हमारे लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, दिखाना होगा डॉक्यूमेंटेड तरीके से कि किस तरह से सवर्ण उच्च वर्णियों की पार्टी और उन्हीं के हितों का रक्षण के लिए काम करती है, यह बताना। हमको राजनीतिक तरीके से हमको हमारे भी जो एमिनेशन है, हमारे जो भी हथियार है उनको लाना पड़ेगा। ये युद्ध है, ये विचारों का युद्ध है, और अब तो सामने आमने सामने आकर करने वाला युद्ध है। तो ये राजनीतिक पार्टी में जो हमारे नुमाइंदे लोग बैठे हुए हैं उनको हमको घेरना पड़ेगा, और उन लोगों ने इनको घेरना पड़ेगा।
बिल्कुल सामाजिक तरीके से हम लोगों को, अगर हमारे लोग हिंदू की आइडेंटिटी में फंसे रहे, हमारा ओबीसी वर्ग अपने आप को हिंदू की आइडेंटिटी में फंसा रहा, तो उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से कोरोना की महामारी आई आपके जो अभी मनीषा जी ने कहा कि क्लास 3 जो वर्ग है उसमें 20% भी नहीं है मैडम, उससे भी कम प्रतिनिधित्व है। जब से मंडल कमीशन जो थोड़ा बहुत लागू किया गया, उसमें तमाम तरह से इतने व्यवधान किए गए, और विश्वविद्यालय में तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, एक भी प्रोफेसर नहीं है जो आरक्षण से आए। एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हजारों की संख्या में प्रोफेसर हैं, सैकड़ों हैं, और असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर मिला के हजारों हैं। उसमें एक ओबीसी का है जो सीधे सीधे डायरेक्टली जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू आए। तो ये मोहन भागवत का वक्तव्य था, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बराबर कह रहे थे कि हम आरक्षण को ऐसा बना देंगे कि आपको मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज वही परिस्थिति है, जो पीएसयूज बिक रहे हैं और पीएसयूज इस तरह से बेचे जा रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ ये राष्ट्रद्रोह की तरह है कि जो इतनी बड़ी संपत्ति राष्ट्र की है, इतने बड़े समय से संजोग के किससे अलग अलग सरकारों ने, और तमाम भ्रष्टाचार वगैरह पहले भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो सेटअप जो खड़ा हुआ है वो सब खत्म किया जा रहा है, और संस्थाओं को विशेष रूप से महेंद्र जी टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ओबीसी के उन लोगों को देख रहे हैं जो कम से कम आज मंदिर के नाम पर नाच गा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इधर ओबीसी का गला काटेंगे और मंदिर का जैसे सपना होगा वही गला कटा हुआ लोग जय श्री राम करके नाचने लगेंगे। तो वो होने वाला नहीं है, उसमें कमी है। और जो स्थिति है वो स्थिति को प्रयास करना चाहिए। जो पॉलिटिकल सेटअप हमारे पास है वो लोग हमारी बात को नहीं रख रहे हैं आगे। तो जो मनीषा जी जैसे लोग या यहाँ लोग आपके साथ हैं, या कई लोग जो अक्सर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बात करते हैं, उनका दायित्व बन जाता है कि ये सामाजिक न्याय के प्रश्न को राष्ट्र के सामने लाएं। और इस तरह जो प्रयास साहू जी महाराज ने 1902 में किए थे वो 2002 तक भी कामयाब नहीं हो पाया है। इस बात के लिए लोगों को बताया जाए, उन लोगों को अवेयर किया जाए। जी, निश्चित तौर पर ये तो है कि जब जो 1992 का दौर था, जो जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ निकाली थी, तब से आज के दौर में ओबीसी के अंदर और तमाम तबकों के अंदर चेतना में बढ़ोतरी तो हुई है। अभी कितनी बढ़ोतरी हुई है इसका आकलन करना होगा, और इसी की एक्चुअली देखा जाए तो लिटमस टेस्ट ही बात का है। एक बात और भी देखी जा रही है, मनीषा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय देश में देखिए कोरोना का मामला इतना बढ़ गया है, डेली 600, 700, 800 और पिछले 2-3 दिन पहले तो एक दिन 1100 की मौत हो रही थी। और ये पूरा मामला इतना भयानक जो हो जाना चाहिए था, सबसे बड़ी सुर्खियां इस बात पर होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। ये सारा मामला हर तरह से एकदम शांत पड़ा हुआ है, और सरकार का और भाजपा का ये हौसला देखिए कि ऐसे में ये, जबकि तमाम प्रदेशों में तो अभी भी सैटरडे संडे को लॉकडाउन लग रहा है, लोगों के आम आने जाने पर पाबंदी है, और ये पूरा काफिला लेकर मंदिर के भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। किस तरह से इनको ये हौसला कहाँ से इनका बढ़ पा रहा है इतना? बिल्कुल, और ये जो हौसला इनका बढ़ता है वो लगातार काफी सालों से बढ़ा हुआ है, और उसके लिए समाज और सामाजिक संगठन उसके लिए जिम्मेवार है। जितनी चेतना होनी थी उतनी नहीं हुई है, और इसी वजह से जो इसके समाधान के रास्ते हम लोगों को समझने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि हमको किसी भी तरह से हमारे लोगों को ये समझाना होगा कि एक माना गया है कि टोटल पावर करप्ट्स, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि टोटल पावर करप्ट्स की बात नहीं है। यहाँ पर एक 3% वर्ग को ऑलरेडी टोटल पावर है, उनके हाथ में टोटल पावर है, और फिर भी वह अपने अगले 50 और 100 साल की व्यवस्था करके रखना चाहते हैं।
आज उनके पास 10% लोगों के पास में 60 से 70% कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने या न्यायालय के साजिशों के तरह से उन्होंने अपने लिए अधिकृत करके रखा हुआ है। तो एक तरह से इनको ये संपूर्ण कब्जा, पूरी तरह से कब्जा करके लोगों को गुलामी की स्तर में पहुंचाने का जो इनका विचारधारा, इनका धर्म है, यह सारा का सारा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। कोरोना की बीमारी में कितने सारे लोग मर रहे हैं, और मैं बोलती हूँ कि अगर वो कोई सरकार होगी जो वाकई में पूरी तरह से उदासीन होगी, वो उन लोगों के लिए वही ऐसा कृत्य और इतना बर्बरता वाला काम कर सकती है। वो क्योंकि सारा जिनका पैसा इनके इलेक्शन के लिए आता है, बीजेपी पार्टी हमारे लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, दिखाना होगा डॉक्यूमेंटेड तरीके से कि किस तरह से सवर्ण उच्च वर्णियों की पार्टी और उन्हीं के हितों का रक्षण के लिए काम करती है, यह हमको राजनीतिक तरीके से हमको हमारे भी जो एमिनेशन है, हमारे जो भी हथियार है उनको लाना पड़ेगा। ये युद्ध है, ये विचारों का युद्ध है, और अब तो सामने आमने सामने आकर करने वाला युद्ध है। तो ये राजनीतिक पार्टी में जो हमारे नुमाइंदे लोग बैठे हुए हैं, उनको हमको घेरना पड़ेगा, और उन लोगों ने इनको घेरना पड़ेगा। बिल्कुल सामाजिक तरीके से हम लोगों को, अगर हमारे लोग हिंदू की आइडेंटिटी में फंसे रहे, हमारा ओबीसी वर्ग अपने आप को हिंदू की आइडेंटिटी में फंसा रहा, तो उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से कोरोना की महामारी आई, आपके भगवान 33 करोड़ भगवान ने कुछ नहीं कराया, आप लोग मरी रहे हो, कुछ नहीं कर रहा है। वैज्ञानिक तरीके से हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा, सांस्कृतिक तरीके से हमारे लोगों को अपने आप को, अगर वह ओबीसी के पहचान के अंदर में अपने आप को गिनना चाहते हैं, इतिहास के माध्यम से अपने इतिहास को जानकर अपने आप को हिंदू की आइडेंटिटी से निकालकर कौन सी आइडेंटिटी में डालना है वो डाले, लेकिन ओबीसी की आइडेंटिटी में तो पहले आ जाए। हमारे लोग तो ओबीसी की आइडेंटिटी में भी नहीं आना चाहते सामाजिक जीवन में। तो यह तीनों चारों तरीके से कि हमको वार करने पड़ेंगे, और वो हमको उसको लाना पड़ेगा। एडवोकेट आर बास साहब, आपने इसमें सांसदों की भी बात की थी, और वही बात मनीषा जी भी कर रही हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, जनता को सांसदों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, और सांसदों को फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अभी आपने पहले जिक्र किया था कि जो ओबीसी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ओबीसी वेलफेयर की, उसके चेयरमैन गणेश सिंह पटेल ने सारे ओबीसी सांसदों को पत्र लिखा है। क्या लगता है कितना प्रभावी होगा ये? और ये जो पत्र लिखा था, अब तो मुझे लगता है करीब 1 हफ्ते से ऊपर समय हो गया, या उसका कुछ हल आता मिल रहा है? बाकी सांसदों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस तरह की आती मिल रही है, या सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह गई है कि हमने पत्र लिख दिया और बाकी ये जो होना है वो होता रहेगा? नहीं, उसका आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक कि उसके ऊपर कुछ भी असर हुआ है, मुझे प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा जी। और आप जो सांस्कृतिक और सामाजिक जनजागृति की हम लोग बात कर रहे हैं, संविधान लिखा हुआ है, और संविधान के बारे में जानना किसको है? आपके बाप के पास 10 बीघा जमीन है कि 100 बीघा जमीन है, उसका पट्टा है, रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका बाप के नाम पे है, अगर बेटे को नहीं पता है तो उस बेटे को आप क्या कह सकते? अधिकार आपके बाप ने संविधान में लिख दिया। 1927 में तमाम देश के दुनिया के लोगों को कहना चाहते, 1927 में तो आपके बाप ने आपको ओबीसी बनाया, ओबीसी बनाने के बाद फिर आपके लिए लड़ा, आपके लिए त्याग पत्र दिया, उसके असर इतना हुआ कि काका कलेकर कमेटी बना, उसके बाद फिर जातियों को इंक्लूड किया गया। तो आपको जो तमाम चीजें हैं, जब बाबा साहब आम्बेडकर ओबीसी और एससी को मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे कि भाई मुझे उसका मुखिया भी नहीं बनना है, पंजाब राव देशमुख उसका मुखिया बने, लेकिन साथ साथ चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत के सामने भी ये कहा ओबीसी के लोगों को, भाई आप मिलकर लड़ो, रोटी बेटी छोड़ो, मिलकर लड़ाई भी लड़ोगे तो ये जो ब्राह्मण बैठा हुआ है ना, ये आपका बूट का लेस बांधेगा, उसको गौरवान्वित होगा। तो ये जो चीजें हैं, जो आप देखो कि जहां तक हम मंडल तक आए, मंडल के बाद जजमेंट आया, जजमेंट के बाद अभी जो क्रिमिनल का कंसेप्ट है, बहुत सारे डाउट्स है। बाल गंगाधर तिलक आरएसएस की ये हैं, तेली तोमोली वोटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है,
क्या इतना काफी नहीं है तमाम लोगों को ये बात समझने के लिए कौन आपका एनिमी है, कौन आपका दुश्मन है? आप जब तमाम 15 लोगों ट्रस्ट में लिए हैं राम मंदिर का, उनमें से आपके कितने लोग हैं? आप देखिए मिश्रा चतुर्वेदी जितने भी वहां के सब लोग वहां पे हैं। अभी जो लव के वंशधर कहते हैं, राम के वंशधर कहते हैं, अभी वो विमलेंद्र प्रताप मिश्रा उसको उसका ट्रस्टी बनाए हैं, वो कह रहे हैं कि राम के वंशज है। अभी मिश्रा राम का वंशज कैसे होगा वो समझ में नहीं आ रहा। कहना कि ये पुष्यमित्र शुंग जिसने अयोध्या में अपना राजधानी बनाया, बृहद्रथ मौर्य का हत्या कर वहां पे राजधानी बनाने के बाद वहां पे जो अपनी बिना युद्ध के जिसको अचीव किया, जिस राजधानी को बनाया, उसी के तरफ जा रहे हैं। आज विमलेंद्र मिश्रा को राम के वंशज बनाया जा रहा है। आप लव जो कुश के वंशधर हैं उनको बताना चाहिए 15 लोगों के आपका नाम क्यों नहीं है। ये जो सारे चीज हैं, जन जागृति कैसे होगा? आप बाप मानोगे तब तो होगा। आप बताइए 1927 से बाबा साहब अम्बेडकर जितने ओबीसी बंजारा लोगों को कहा, सबको कहा, उस टाइम पे भी पंजाब राव देशमुख को भी समझाया। पटेल के पास आर्टिकल 340 का जब जिक्र होता भारत संविधान में, तब जाके ओबीसी लोगों को समझाया। पटेल को जाके हु आर ओबीसी, ओबीसी कौन है? और ओबीसी के बारे में ओबीसी को नहीं पता है तो फिर कौन अधिकार आपको देगा? आज जितने सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारे चीज को आपको पहले तो इतिहास जानना पड़ेगा, बाप को बाप कहना पड़ेगा, दादा को दादा कहना पड़ेगा। मंदिर का ले छोड़ोगे, संविधान के बारे में बात नहीं करोगे, संविधान तो खत्म हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों को, मेरे 10 बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर है, मैंने उनको कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर कास्ट क्लासेस 2018 में मिनिस्टर सोशल जस्टिस जो रियलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन एम्प्लॉयमेंट फॉर ओबीसी इन सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके बारे में पता है? आप ताज्जुब हो जाओगे भाई साहब, उनको पता तक नहीं कि ऐसा है। प्रोफेसरों को नहीं पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आईएएस ऑफिसर को इसके बारे में डिटेल्स 142 पेज तक पेपर है, जिक्र कर रहे थे गणेश सिंह जी के साथ। तो ओबीसी को ओबीसी है क्या? आई फुल्ली एग्री विथ डॉक्टर मनीषा बांगर कि पहले तो ओबीसी तो बन जाओ, उसके बाद उसी के तहत अधिकार मानोगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप नहीं आओगे तो आपको जन जागृति नहीं होगा। इसके वजह से होगा। आप बताइए 1990 से पहले 3.4 समथिंग सर्विसेज ओबीसी का, अभी मंडल कमीशन लागू होने के इतने दिन के बाद आप कितना है? 5.4 समथिंग। बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप मांग नहीं कर रहे हो। आप किस चीज, आप देख लीजिए 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे तो आज सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सरकार गिर जाएगी। ये बात सही है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। और महेंद्र जी आई एम जस्ट कंप्लीटिंग, लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ। आप 2019 में जो कि 2014 में जो पोलराइजेशन किया उसका मैथमेटिक्स समझिए। 2001 में मोड़ घाची कास्ट का एक हायर बनिया क्लास, सुपर बनिया क्लास को मोड़ घाची कहते हैं। मोड़ घाची कास्ट को यानी मोदी का कास्ट को ओबीसी में डाला गया। यानी 2001 से इसका जो प्रोसेस है मोदी को लंच करने का वो लाया, क्योंकि ओबीसी को बेवकूफ बनाना है तो एक फेक ओबीसी को लाओ। उसके बाद जो ओबीसी कास्ट में जितने भी कास्ट हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था मतलब इसमें रिपोर्ट में, उन लोगों को लिया गया। और आज जो स्थिति निर्माण की जा रही है कि जिनको जो समर्थ हैं, जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, और जो फाइनेंशियली इनकैपेबल हैं वो आप उनको रिजर्वेशन दोगे। अभी नौकरियां जितना दे नहीं रहो। अच्छा डॉक्टर, आपके मेडिकल कॉलेज हो भी गया, डॉक्टर हो गया, लेकिन जाएगा कैसे? अगर +2 साइंस पढ़ेगा नहीं, एंट्रेंस कहां से क्लिक करेगा वो? डॉक्टर कैसे बनेगा? ये जो तमाम चीजें हैं, ये हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल जी प्लीज। उसमें मुझे महेंद्र जी एक चीज ऐड करनी है कि ये जो है ओबीसी के तमाम वर्ग ने मिस्टर मोदी को ओबीसी समझ कर दिया, और कई ओबीसी संगठन के लोगों ने भी हेल्प उसमें पुष्टि की कि वो ओबीसी है, और जाति के आधार पे उनका एक मुहिम चला था कि हमारी जाति का व्यक्ति होगा उसी को हम नेता बनाएंगे, और एक तरह से सहमति बन गई। लेकिन जाति का एक फर्जी तरीके से बने। आज वो समय है कि हमको नीति मूल्य, अगर वो जाति का भी होगा लेकिन अगर नीति से वो अगर हमारा नहीं है तो वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता, यह बात को चलाना पड़ेगा। और जहां तक पहली बात यह है कि जब आपने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आपने दी है,
तो शर्मा की कमेटी बनाने की जरूरत कहाँ थी? और मैंने तो वो कमेटी, वो पहले तो सबसे पहले वो कमेटी को खारिज करना होगा, उसको ही प्रश्न पूछना होगा सारे पार्लियामेंटेरियन ने और सभी सामाजिक संगठनों में रास्ते पर आके जिस तरह से भी कि वो कमेटी खारिज रहे, न बजे रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आप उसको खारिज कर, मतलब इस तरह से कोई जड़ पे मारना होगा। जब अगर छत्रपति शाहू जी महाराज के समय से और आज के दौर की तुलना करें, हालांकि इस तुलना पर तमाम सारे लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, अगर शासक थे तो एक शासक दूसरे शासक से तुलना कहीं ना कहीं हो ही जाती है। जब शाहू जी जब राजा बने थे तो भी उन्होंने देखा कि उनके सामान्य प्रशासन में 81 में से करीब 60 ब्राह्मणों के पास थे, लेकिन और ब्राह्मण और पेशवा तरीके से हावी थे, वो अकेले ही थे, लेकिन उन्होंने पेशवा और ब्राह्मणों के सामने झुकने के बजाय लड़के और उनको अपने जो ओबीसी तबके थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, जो भी उस समय उनको कहा जाए, उनके लिए हक लड़ाई लड़ी। इस समय देखें तो यहाँ भी अब चाहे फर्जी मानिए या जैसे भी मानिए, तकनीकी रूप से इस समय नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनके सामने भी सारे शासन प्रशासन ब्राह्मणों का कब्जा है। अब जहां शाहू जी ने लड़ने की कोशिश की, ओबीसी ललित जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जहां उन्होंने इससे लड़ने की कोशिश की और वहां पर ये मोदी जी हैं, ये बिल्कुल उन्हीं के सामने सरेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करते रहे हैं। इनके सामने तो एक ये मिसाल बनने का मौका था, इस मिसाल बनने को ये चूके जा रहे हैं। क्या लगता है आपको ललित जी? स्पीकर ऑन कर लीजिए। ये महेंद्र जी, ऐसा है कि एक मुकेश अंबानी है, वो अपनी फैक्ट्री का रिलायंस कंपनी का मालिक है और उसके पास लाखों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी है। ठीक इसी तरह से जो ये पूरी सरकार, इसका जो मालिक है ना, आरएसएस है, मोहन भागवत जी इसके मालिक है, और मोदी जी जैसे हजारों कर्मचारी अधिकारी इनके सेवाओं में लगे, इनके लक्ष्यों की पूर्ति में लगे हैं। तो जहां तक अगर देखा जाए तो मोदी जी, पहली बात तो ओबीसी है, इस पर बहुत सारे शंकाएं हैं, ये क्लियर नहीं है कि वो ओबीसी है। दूसरी बात, अगर ओबीसी है भी तो केवल मोदी ओबीसी नहीं है जो बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए काम कर रहा है। जैसे 112 सांसदों की अभी जिक्र हो रहा है, पूरे के पूरे गणेश सिंह जी को बोला गया तो बेचारे मुश्किल से, वो भी डरते डरते उन्होंने ऐसा स्टेज किया, पर 112 सांसद, किसी में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के और मोदी जी के खिलाफ में जाके वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुली तरह से अपने इस निर्णय का विरोध कर सके। और इसके अलावा बहुत सारे ये तब बोलेंगे जब अगले चुनाव के में से किसी का टिकट कट जाएगा, तब ये बोलेंगे कि देखिए भाजपा ओबीसी विरोधी। बिल्कुल महेंद्र जी, इनको है ना, इनको सिर्फ ओबीसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ भाजपा की और भाजपा के नेताओं की गुलामी करने से मतलब है, इनको अपनी टिकट से मतलब है। और ओबीसी समाज, अब आरएसएस हजारों उसके संगठन है, 60,000 उसकी शाखाएं लग रही है, और ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें 5,000 साल से हम ओबीसी के घर घर में, धर्म के नाम पे घरों में घुसी हुई है। उसका नेटवर्क है, देश के एक एक ओबीसी के चूल्हे तक उसका नेटवर्क है। वो ओबीसी को क्या समझाना है क्या नहीं समझाना, वो पूरी तरह से जानता है और समझाने में कामयाब हुआ है। ओबीसी के लोगों की दिक्कत यह है कि ओबीसी का अपना कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ओबीसी की अपनी कोई राष्ट्रव्यापी पार्टी नहीं है, इसलिए ओबीसी के साथ ये दुर्दशा हो रही है। निकट भविष्य में जब तक ओबीसी अपना राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करे, जिसका निर्माण गांव में और हर एक घर तक हो, और ओबीसी की कोई राष्ट्रीय पार्टी बने जो ओबीसी के हक अधिकार और मुद्दों के लिए, संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़े, ऐसी पार्टी हो, ऐसे संगठन जब निर्माण हो जाएंगे तो ये जो क्रिमिनल, असंवैधानिक क्रिमिनल ओबीसी पर दिया, ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे, आज ओबीसी के आप सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था में कोई आरक्षण नहीं है, वहां पूरे के पूरे एक जाति के लोग बैठे हैं, पूरी तरह से अपनी हुकूमत चला रहे हैं। तो साथियों, महेंद्र जी, दिक्कतें तो बहुत सारी है, बस इसका समाधान सिर्फ इतना है कि उस समय शाहू जी महाराज राजा थे तो उन्होंने अपने राज्य में ऑर्डर पारित कर दिया। अब लोकतंत्र में राजा होता है संगठन, राजा होता है पार्टियां। मोदी जैसे बहुत सारे, हमारे शिवराज जी जैसे बहुत सारे ओबीसी के गुलाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अब राज करती है पार्टियां, राज करते हैं संगठन, वो बनाने की आवश्यकता, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।
और ये कुछ भी कर लें, निकट भविष्य में ओबीसी के लोग बहुत तेजी से जागृत हो रहे हैं। हमारे एससी एसटी के भाई हमारे साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं और निकट भविष्य में ये कुछ भी कर लें, आगे जाके हम लोकतंत्र को पूरी तरह से लागू करवाएंगे और संख्या के आधार पर जितनी भागीदारी ओबीसी की है, जितनी भागीदारी एससी एसटी की अन्य क्षेत्रों में होना चाहिए जो अभी नहीं मिल पाई है, वो पूरी तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, व्यापार, निजी क्षेत्र और बजट आदि सभी जगह में हमारी संख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उसके दिशा में हमारा संगठन और हमारे बहुत सारे लोग काम करने के लिए निकल पड़े। जी जी। प्रोफेसर सूरज मंडल जी, काफी देर से हम लोगों की चर्चा सुन रहे हैं। सूरज जी, दो बातों को जोड़ना चाहूंगा। मनीषा जी से आपने पूछा कि जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बोलिए। कि ये दिक्कत क्या है? देखिए, पहला जो राजनीतिक रूप से वोट के अधिकार पर उन्होंने चोट पहुंचाया है वो ईवीएम के माध्यम से पहुंचाया गया है, और ईवीएम के कारण कई जगह जो चुनी हुई सरकारें हैं उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर से घालमेल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसका मतलब है कि कई जगह वो इतनी बुरी तरह पिछड़ रही है कि जो घालमेल करके भी वो आगे नहीं आ पा रही है। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा वकील साहब से, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास जो अभी स्थिति है, जो अधिकार की बात है, अधिकार की बात तो हम समझा रहे हैं, लेकिन जो अधिकार की बात समय कैसे होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पास जो उन्होंने बताया, अभी ललित जी ने भी बताया कि आरएसएस के माध्यम से फौज है लोगों की, और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने पैसा लूटा है हिंदुस्तान में, जो ये बेच रहे हैं, जो जिस तरह से इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, एक बड़े नेता से मैं पूछ रहा था तो मैंने कहा कि वो जो पीएम केयर्स का पैसा मिसयूज हो रहा है, शायद वो चुनाव में लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गोडाउन भरे पड़े। और एक बात मैं खुलासा कर दूं आज आपके ही चैनल पर कि किस तरह से ओबीसी कार्ड खेला गया। हम लोगों को नहीं पता, कांग्रेस के प्रति बहुत 2013 में एक तरह से बहुत उनके जो जिस तरह से वो शासन कर रहे थे, बहुत अधिक खुश नहीं थे लोग। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े दलित नेता, वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के पास गुजरात में बैठे हुए थे और वहां मुझे फोन किए कि अगर मोदी साहब आपके गांव आएंगे, मंडल जी के समाधि वगैरह पे अगर वो अपना माल्यार्पण वगैरह करना चाहेंगे और क्या उनका स्वागत वहाँ हो। तो मैंने कहा बिल्कुल होगा उनका। तो नहीं, वो ओबीसी नेता हैं और ओबीसी के गढ़ में जाना चाहते। तो ये बात पता चला कि आरएसएस ने उस प्लान पर थोड़ा चेक लगा दिया कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से मंडल बनाम कमंडल में मंडल को किसी तरह का तरजीह बने। तो ये बड़ा एक ये समझ है, और इसमें मैं विनती कर रहा हूँ आज आपके माध्यम तमाम दर्शकों से, अभी भी नीट में ओबीसी को निकाल दिया गया है, 0 उनको मिल रहा है आरक्षण, और अब भी आप नहीं जगे तो आपको तो कुछ नहीं है, आपके जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो जो है वो कहीं की नहीं रहेंगी, और हम लोग फिर से वही हालत में रहेंगे जब गर्दन में वो मिट्टी का बर्तन और कमर में झाड़ू लगा के पेशवा जो है अपने इस तरह से अन्याय करते थे, वही स्थिति आने वाली। बिल्कुल, यही बात समझता हूँ लोगों को, हमारे लोगों को, इसी के लोगों को। जी, ये बहुत सही बात आपने समझाई। निश्चित तौर हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आने वाला वक्त हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जो भी थोड़ी बहुत तरक्की हुई है, जो भी थोड़ी बहुत रोशनी हमें मिली है, उसको वापस बंद करने का, वापस बुझाने का, और पुराने दिनों में हमें वापस खींचने की जो लगातार कोशिश हो रही है, आने वाली पीढ़ी हमसे जरूर ये सवाल करेगी कि जब ये सारे प्रयास हो रहे थे और आपके पास मौका था लड़ाई लड़ने का, ये सबको रोकने का, तब हम लोग क्या कर रहे थे। इसलिए और 1992 की और अभी की बात करें तो ये बात भी हमारे साथियों ने, जैसा आप लोगों ने कहा, ये बात भी सही है कि पहले के समय की और आज के समय की
चेतना में काफी फर्क आया है। लेकिन अब ये चेतना कितनी आई है, ये फर्क कितना है, इसका लिटमस टेस्ट अब ये होने जा रहा है और ये इससे साबित हो जाएगा कि हमारे समाज में कोई जागरूकता आई है, हम लोग कुछ जागरूकता ला पाए हैं या नहीं ला पाए हैं। इसी का फैसला इसमें होगा, इसी से हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला होगा। इस चर्चा में आप सभी ने भाग लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी, जय भीम सबको नमस्कार। जय भीम। जय भीम। जय भीम, जय मंडल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।